हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं परमार्थ इंडिया। तो आई होप आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, अभी तक हम 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11 चल रहा है बच्चों। तो क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 2, ठीक है बच्चों। और बाकी तो नीट और जेई में कॉमन ही है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बच्चों 5th लेक्चर में, और इसमें हम जो बात करेंगे, अभी तक हम रदरफोर्ड मॉडल भी कंप्लीट कर चुके हैं। और रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां रही हैं, उसके बाद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन वगैरह वगैरह सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी एक बात देखनी है कि भाई रदरफोर्ड का जो मॉडल आया था, रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी, उसके बाद कुछ रिसर्च वगैरह हुई तो वो उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड। तो इसमें हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब, कहने का मतलब, पहले लोगों को मालूम ही नहीं था कि सन से जो रेज आती हैं, मतलब सनलाइट कैसी होती है, मतलब वो पार्टिकुलेट नेचर की होती है या फिर वो वेव नेचर की होती है। उसके बाद एक प्रॉब्लम और आई, क्या कि भाई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आए थे किसके? एटॉमिक स्पेक्ट्रा के। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसे हम बाद में डिटेल में बताएंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या था बच्चों की, उसमें कोई किसी भी एटम को ले लीजिए और एटम को इरिटेट किया, यानी हमने हीट कर दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है, और जब वो वापस आता है तो उस एनर्जी को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा वगैरह बन रहे थे, तो उसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है किसकी? बोर्स मॉडल की। तो इन सारी चीजों को बोर्स ने समझाया। तो यहां से ही क्या है? लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, बट अभी हम बोर्स मॉडल नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी सारी जो एक्सपेरिमेंट हुए थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पढ़ेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे 2 थ्योरी आई हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन सी? नंबर 1 कौन सी है? वेव थ्योरी, और दूसरी क्या है? पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, तो बिना देर की है स्टार्ट कर देते हैं 1 by 1। ओके, लीडिंग टू दी बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो भैया बोर्स मॉडल ऑफ एटम, तो यहां से क्या है बच्चों कि 2 डेवलपमेंट हुए थे। ठीक है, ठीक है, 2 डेवलपमेंट played a major role in the preparation of Bohr's model of atom। भाई 2 चीजें थी जिन्होंने बोर्स मॉडल ऑफ एटम को बनाने में हेल्प की, या यहीं से शुरुआत हुई। नंबर 1 क्या है बच्चों? डुअल कैरेक्टर। क्या बच्चों? डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और डुअल कैरेक्टर कौन कौन से थे? इसमें 2 चीजें थी। क्या? वेव नेचर। नंबर ए डाल दूं क्या? वेव नेचर। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? वेव नेचर की होती है। और दूसरी पार्टिकुलेट नेचर ऑफ EM वेव। ठीक है बच्चों,
तो दो बातें हो गई बच्चों, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल कैरेक्टर, ठीक है, डुअल नेचर। एक मिनट लाइट थोड़ी कम लग रही है। डुअल कैरेक्टर बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकुलेट नेचर की होती है। क्या बच्चों? पार्टिकुलेट नेचर की होती है, वेव नेचर की। फिर दूसरी चीज आई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, भाई एटॉमिक स्पेक्ट्रा के रिगार्डिंग क्या है भाई, रिजल्ट मिल गए थे, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में लोगों को मालूम पड़ गया था। इन सारी चीजों की जो बोर्स मॉडल की शुरुआत कराने में ये दो ही मैन थे, ठीक है। तो आप इन्हें नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है, और ना तो कर लीजिए आप नोट। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, आगे हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझने वाले हैं। क्या बच्चों? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। एक मिनट, ओके बच्चों, तो सबसे पहले अब यहां पर स्टार्ट करते हैं क्या, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। किस तरह के नेचर थे इनके? वेव नेचर। क्या बच्चों? वेव। और सेकंड टू पार्टिकुलेट नेचर। पार्टिकुलेट नेचर और वेव नेचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, पहली थ्योरी की बात करेंगे, वेव नेचर। क्या? वेव नेचर ऑफ EM वेव, ठीक है, या हम बात करेंगे वेव थ्योरी। अब एक बात समझ लीजिए बच्चों, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वेव थ्योरी में, भाई वेव थ्योरी में एक बात समझ लीजिए बच्चों, पहले तो हमें ELM वेव समझनी होगी। तो अब भाई जेम्स मैक्सवेल ने 1870 में एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बताया था, उन्होंने बोला कि भाई क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल, अभी मान के चलिए ये पॉजिटिव चार्ज है या वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एसिलरेटेड मोशन करता है, एसिलरेटेड मोशन या तो इसकी स्पीड बढ़ती जा रही हो या इसकी स्पीड लगातार घटती जा रही हो, एसिलरेशन हो रहा हो, ठीक है, रिटार्डेशन या एसिलरेशन। तो जब स्पीड कम हो रही हो तो उसे रिटार्डेशन बोलते हैं, लगातार स्पीड बढ़ रही हो तो उसे एसिलरेशन बोलते हैं, ठीक है, एसिलरेशन का दूसरा टाइप होता है रिटार्डेशन। तो अगर इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही होगी तो ये क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्या काम करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। और हाँ, यहां पर मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करते हैं कौन, ये जो चार्ज पार्टिकल, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा होगा, ठीक है, और जो फील्ड बन रहे हैं वो ट्रांसमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव, और जो ट्रांसमिशन होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, एक इधर जा रही है इधर हो जाए तो ट्रांसमिशन कहीं इधर हो रहा होगा या इधर हो रहा होगा। समझ रहे हैं ना बच्चों? क्या होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, किधर को भी चले, अगर एसिलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो दो तरह की क्या करेंगे, दो तरह की अल्टरनेट फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये मैंने बनाया
तो कुछ इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, अगर ये मान लीजिए y है तो ये z है, ये x है, समझ रहे हैं बच्चों। तो दो फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 पर क्या है बच्चों, यहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, समझ रहे हैं बच्चों। तो ये फील्ड क्या है, आगे को ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, आगे को जाते हैं। तो यही फील्ड जो ट्रांसमिट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी आपने देखा होगा जो सामने से फोकस पड़ रहा है, लाइट आ रही है मेरे पास, या सन से जो रेज आती हैं वो रेज भी क्या होती हैं, वो भी क्या होती है, वेव होती है। भाई बोले लाइट क्या होती है, लाइट बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ रहे होते हैं, जो सन से रेज आती है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ रहे होते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। जैसे एक ये मैग्नेटिक फील्ड और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेव इस तरीके से ट्रैवल कर रही होगी या इस तरीके से ट्रैवल कर रही होगी, यानी सन रेज क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं किससे, उस वेव से, और दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो वेव ट्रैवल करती है, समझ रहे हैं। एक इधर, तो वेव ट्रैवल इधर कर रही होगी या फिर इधर कर रही होगी, इधर भी ट्रैवल कर सकती है, समझ रहे हैं ना। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और हाँ भाई इसीलिए क्या होती है, आप ग्लास में देख लो, आप गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं वहां भी रोशनी पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये सारी बातें किसमें बताई गई थी, वेव थ्योरी में। तो बच्चों बिना देर किए हुए इसमें दो चार बातें लिख लेते हैं वेव थ्योरी में, तो फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। तो भैया यहां पर लिखते हैं जेम्स मैक्सवेल in 1870, ठीक है, states that when any electrically charged particle moves with acceleration, तो क्या होता है बच्चों, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक fields are produced। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड, क्या बच्चों, ट्रांसमिटेड। और ट्रांसमिट कैसे होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिटेड, इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। और इन वेव को क्या है, वेव कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सही है बच्चों, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का फॉर्मेशन होती है। उसके बाद बात करते हैं भाई वेव थ्योरी के कुछ पॉइंट्स है वो लिखने चाहिए, ठीक है। तो लिख लेते हैं सम मेन पॉइंट्स ऑफ wave theory are following। कुछ पॉइंट्स हैं वेव थ्योरी के, वो यहां पर लिख रहे हैं हम। नंबर 1, पहला पॉइंट क्या बच्चों,
लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। सही है। नंबर टू में लिखेंगे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एसोसिएटेड with electric and magnetic fields। ठीक है। EM वेव क्या होती है? एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स which are perpendicular to each other। ठीक है। each other and perpendicular to the direction of transmission and perpendicular to the direction of प्रोपेगेशन या ट्रांसमिशन। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। क्या होता है कि ईएम वेव क्या होती हैं? जो भी ईएम वेव होती है उनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और जो डायरेक्शन होती है ट्रांसमिशन की वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। मतलब एक इधर है एक उधर है, और ट्रांसमिशन भी इन दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा। मतलब वो आगे भी इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो नोट कर लीजिए बच्चों। ओके बच्चों, इसके बाद हम इसे इरेज कर देते हैं, और यहाँ पर कुछ 1-2 पॉइंट और बचा है वो ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पॉइंट नंबर 3 लिखते हैं। ठीक है। अगला है all the electromagnetic radiations travel with same speed या same velocity which is equal to the velocity या स्पीड कहो ऑफ लाइट। ठीक है। कौन सी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें हम। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? they do not require any medium for transmission। ठीक है। ट्रांसमिशन या प्रोपगेशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट
नहीं होती है। तो समझ में आ गई चार बातें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, लाइट जो भी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, और उसकी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड बिल्कुल सेम होती है। अगली बात क्या है, उनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होता है और इन्हें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये हो गई बच्चों वेव थ्योरी, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके अब भाई वेव तो हम समझ गए कि भाई वेव नेचर की होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पर उससे पहले हमें एक चीज और समझनी होगी कि भाई वेव नेचर तो होती है, पर वेव क्या होती है। अरे वेव के बारे में कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए। तो कुछ टर्म्स, ठीक है, कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू वेव। नंबर 1 पहली है वेवलेंथ। वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होती है समझिए बच्चों। वेवलेंथ समझाने के लिए यहां पर कोई वेव बनाता हूं मैं, और इस तरीके से तो होता क्या, ये वेव जो है तो ये ऊपर का पीक पॉइंट है, इसे बोलते हैं क्रेस्ट। ये सारे पीक पॉइंट क्रेस्ट, और जो नीचे का जो पीक पॉइंट होता है उसे बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। तो आप यहां से देखिए कि यहां से यहां तक 180 डिग्री पूरा हो गया, फिर यहां से 180, 360 का पूरा एंगल। तो यहां पर आप देखिए कि पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक एक वेव कंप्लीट हो गई। पर सबसे अच्छा तरीका ये यहां से ऊपर एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट तक की जो डिस्टेंस होती है, इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ। या ट्रफ ले लीजिए आप, ये भी लैम्डा होता है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ, ठीक है। तो कह सकते हो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस between 2 consecutive crest and ट्रफ। तो दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ या फिर क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस होती है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, वेवलेंथ, और लैम्डा से डिनोट की जाती है, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों। ओके अब एक चीज समझिए बच्चों, दूसरी है नंबर 2 एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, ये जो हाइट होती है बच्चों, मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट, या जो हाइट होती है क्रस्ट की वो, या फिर जो डेप्थ होती है ट्रफ की, ठीक है, ये ए से डिनोट करते हैं। तो समझ गए होंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है। इट इज क्या बच्चों, हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ, ठीक है। हाइट हो गई किसकी, क्रस्ट की, और डेप्थ क्या हो गई, ट्रफ की। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम ये लिख देते नीचे नंबर 3, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से हम न्यू से डिनोट करते हैं, एन से भी लिख देते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कहते नहीं भाई आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आप खाना दिन में कितनी बार खाते हैं, बोले 3 टाइम्स इन अ डे, तो फ्रीक्वेंसी हो गई। तो भाई एक पर्टिकुलर टाइम में कोई काम कितनी बार रिपीट होता है, कितनी बार होता है। तो भैया हो क्या गया, यहाँ से वेव ट्रेवल कर रही है और मैं यहाँ पर जम के खड़ा हो गया और मैं एक पॉइंट से देख रहा हूं, भाई इस पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में कितनी वेव निकल गई, जितनी वेव निकल गई वही भी क्या होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट in 1 second is known as frequency, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, साइकिल पर सेकेंड, हर्ट्ज, ठीक है। नीचे लिख दो, यूनिट इज साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज, ठीक है। नोट कर लो। ओके, इरेज कर दें इसे। तो आगे बात करते हैं नंबर 4। तो बच्चों कहाँ तक कंप्लीट हो गया था, अब नंबर 4। अब आगे बात करें, नंबर 3 हो गया था, नंबर 4 जो भी है नेक्स्ट नंबर है, उसमें हम बात करने वाले हैं क्या, वेव नंबर। क्या बच्चों, वेव नंबर। भाई वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर को न्यू डिनोट करते हैं। भाई यहां से लेके यहां तक हमने एक डिस्टेंस देख ली, भाई ये डिस्टेंस क्या है, 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे बहुत सारी वेव्स हैं, एक वेव है उसकी वेवलेंथ इतनी बड़ी है, एक वेव है उसकी डिस्टेंस वेवलेंथ इतनी बड़ी है। तो भाई हमने देख लिया, बहुत सारी वेव ले ली। तो अब हमने देख लिया कि 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स आई। छोटी छोटी वेव्स में बहुत सारी आ जाएंगी, ये थोड़ी बड़ी है, कम आएंगी, ये और बड़ी है और कम आएंगी। क्या बच्चों, नंबर ऑफ वेव्स, क्या बच्चों, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। क्या बच्चों, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ इज नोन एज वेव नंबर, ठीक है। तो वेव नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ waves
present in 1 centimeter length. Is known as wave number. वेव नंबर बोलते हैं क्या बच्चों से? वेव नंबर। और इसे न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। न्यू नॉट इक्वल्स टू 1/λ। लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ जितनी ज्यादा बड़ी होगी वेव नंबर तो नहीं कम आएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे किसकी? वेलोसिटी की। वेलोसिटी, सर वेलोसिटी तो हमने पढ़ रखी है। वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है भाई? डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट लेंथ, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल्ड या पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो स्पीड निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं द लीनियर डिस्टेंस traveled by a wave in 1 second known as velocity, ठीक है बच्चों। 1 सेकेंड में कोई भी वेव जितनी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी उसे क्या बोलते हैं हम? वेलोसिटी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाई c, ठीक है। यानी c इक्वल्स टू n लैम्डा या न्यू लैम्डा, ठीक है बच्चों। क्या है? न्यू क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या हो गई? वेवलेंथ। c क्या हो गई? स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो सारी की सारी जो EM वेव होती हैं उनकी स्पीड या उनकी वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है, बात आप जानते हैं। तो c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, ओके। नोट कर लीजिए। चलिए इसे रेस करते हैं बच्चों और करते हैं 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आप बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है बच्चों। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होंगे। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन देखता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं हम, ठीक है। मेरे पास एक आध क्वेश्चन लिखा, चलो यहाँ पर एक आध क्वेश्चन लिखा हुआ है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द frequency of infrared radiation, ठीक है। infrared radiations having wavelength 3 × 10⁶ क्या बच्चों? मीटर। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर देखिए वेवलेंथ आपको दे दी लैम्डा इक्वल्स टू 3 × 10⁶ मीटर। समझ गए बच्चों? हाँ, एक चीज और बता दूं मैं, अगर आपको कहीं नैनोमीटर में दे रखी है लेंथ, तो नैनोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻9 से आप इंटू करेंगे। और अगर एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है, ये नैनोमीटर, और अगर ये एंगस्ट्रॉम में है तो 10⁻⁻10 से कन्वर्ट करेंगे
तो मीटर होता है, ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, यहां पर देखिए बच्चों 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻² की पावर 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। सही है। तो ये आ गई हमारी क्या, वेवलेंथ। पूछ क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास c इक्वल्स टू एन लैम्डा या न्यू लैम्डा एक ही फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा। c की वैल्यू अभी बताई थी, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लैम्डा कितना है, 3 × 10⁻6 और 6 मीटर है, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मीटर है नैनोमीटर है, हाँ नैनोमीटर है, तभी तो नैनोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। 3 × 10⁻6 नैनोमीटर। अब इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो अब बताए इसे इंटू कर दो, ठीक है। अब इसे इंटू किससे करना है, 10⁻⁻9 से। क्यों, अब मीटर में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये नैनोमीटर में, ठीक है। अब क्या है बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन, ऊपर पहुंच जाएंगे 3 से 3 डिवाइड 10⁸ और ये 9 ऊपर पहुंच जाएंगे। कह रहा हूँ सर आप मजाक कर रहे हो, पर कोई बात नहीं बच्चों, सभी तरह के बच्चे होते हैं। 10⁻6 6 काट दो तो यहाँ कितने बचेंगे बेटा, 3 बचेंगे ऊपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 और 8 11 हर्ट्ज। सही बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 10⁻11 हर्ट्ज। तो ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी, नोट कर लो। चलो एक क्वेश्चन और नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बच्चों, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ अ रेडिएशन। कैलकुलेट द वेव नंबर, इसे यहां लिख दे रहा हूं 10⁻11 हर्ट्ज, यहां से हटा दो, ठीक है। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन having frequency कितनी है, 4 × 10⁻14। हर्ट्ज, ठीक है। कैलकुलेट द वेव नंबर, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है। पूछ क्या रहा है, ठीक है, वेव नंबर पूछ रहा है और दिया क्या है हमें, फ्रीक्वेंसी दी है। तो हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, और वेव नंबर का ये फॉर्मूला होता है 1/लैम्डा। लैम्डा हमारे पास नहीं है तो लैम्डा यहाँ से निकाल लो, ठीक है, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये दी हुई है। तो c की वैल्यू हमारे पास है 3 × 10⁸, न्यू हमें दिया हुआ है 4 × 10⁻14 और लैम्डा ये है। तो लैम्डा इक्वल्स टू 3 × 10⁸, 4 × 10⁻14। सही है, इसे डिवाइड कर दो। लैम्डा इक्वल्स टू 3/4 × 10⁻, ऊपर क्या 14 पहुंच जाएंगे, 14 में से 8 माइनस करो 10⁻⁻6, ठीक है। ये लैम्डा आ गया, यहाँ लगा दो बच्चों, न्यू नॉट इक्वल्स टू न्यू बार इक्वल्स टू न्यू बार से, सॉरी मैं नॉट बोल रहा हूँ, गलती से बोल गया हूँ तो सॉरी, न्यू बार है ये, ठीक है। तो न्यू बार इक्वल्स टू 1/लैम्डा, ठीक है, 1/लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा 3/4 × 10⁻⁻6। तो न्यू बार इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4/3 ×
6, ठीक है। तो ये न्यू बार की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो न्यू बार था, मैंने शायद नॉट बोल दिया हो तो सॉरी। तो ये न्यू बार है बेटा, ठीक है। तो न्यू बार क्या हो गया, सॉरी वेव नंबर हो गया, ठीक है। तो कर लोगे आप। ये था छोटे से 2 क्वेश्चन, आप कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, स्पेक्ट्रम की। तो इसे नोट कर लीजिए पहले। तो बच्चों इसे रेस कर देते हैं, ओके। तो इसे रेस कर देते हैं। 2 क्वेश्चन थे, आपने कर लिए और कोई नहीं। उसके बाद अब आगे बात करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम भाई क्या, पहले समझो भाई। यहां पर सन है, छोटा सन है, बड़ा छोटा, काफी बड़ा होता है, इतना छोटा नहीं। और यहां पर कोई प्रिज्म लगा हुआ है सब, ठीक है। और यहां पर क्या है, वेव्स टकरा रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं। और यहां से ये 7 डिफरेंट कलर में 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कलर में डिवाइड हो गई। और 7 कलर ऐसा नहीं होता है ऊपर नीचे, एक डेफिनेट ऑर्डर में, एक डेफिनेट मैनर में अरेंज होते हैं। विवग्योर, ये ऊपर नीचे हो गए थोड़े। विवग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये एक डेफिनेट ऑर्डर में। वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है बहुत छोटी होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। ऊपर को एनर्जी कम होती जाती है, बट ऊपर को वेवलेंथ बड़ी होती जाती है। रेड की वेवलेंथ काफी बड़ी होती है, बट उसकी एनर्जी कम होती है। तो इतनी बात समझ में आ रही हो? तो एक क्या होता है, द अरेंजमेंट, the arrangement of different electromagnetic radiation in increasing order of wavelength or increasing order of wavelength and decreasing order of frequency is known as electromagnetic spectrum। ये पूरा का पूरा जो गुच्छा है, पूरा का पूरा एक पूरी तरीके से जो मैनर है, इसी को क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्योंकि सारी की सारी क्या है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। द अरेंजमेंट ऑफ different electromagnetic radiations, the arrangement of different electromagnetic radiations in the increasing order of wavelength, length or decreasing order। एक काम कर लो, हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। क्या ये हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात। एक मिनट, एक काम करो, इसे इरेज कर देते हैं। अब पूरा मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको बताता हूं। मैंने क्या काम किया, यहां पर पूरी लाइन खींच ली। यहां पर मैं शुरू से बताता हूं, कॉस्मिक रेस, कॉस्मिक रेस। बच्चे कह रहे होंगे सर अभी वो था, वो क्या, वो भी स्पेक्ट्रम था। मैं पूरा स्पेक्ट्रम बता रहा हूं, ये कॉस्मिक रेज है। कॉस्मिक रेज के बाद आती है गामा रेज। गामा ऐसे बनाते हैं, ठीक है, चलो गामा रेज, ठीक है। गामा रेज के बाद आपको देखने को मिल जाएंगी एक्स रेज। एक्सरेज के बाद आपको देखने को मिल जाएंगे बच्चों, एक्सरे के बाद होती हैं अल्ट्रावायलेट रेस, यूवी रेस। इसके बाद आपको मिल जाएंगे विजिबल, विजिबल। उसके बाद आपको मिल जाएंगे माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, ठीक है। विजिबल के बाद हो गई, एक मिनट इरेज करो, विजिबल के बाद इंफ्रा आएगी, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, फिर आएगी माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव्स। उसके बाद रेडियो वेव्स, उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव। ठीक है बच्चों, ये हो गया पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम। जैसे जैसे आप इधर जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, वेवलेंथ बढ़ेगी। क्या बच्चों, वेवलेंथ, वेवलेंथ बढ़ेगी। और उधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी घटेगी। अब विजिबल की बात कर लेते हैं। विजिबल में फर्दर डिवाइड हो जाता है, विजिबल, विजिबल डिवाइड हो जाता है विवग्योर में। ठीक है, ये हो गया बच्चों विवग्योर। विवग्योर छोटी सी रेंज होती है, 400 नैनोमीटर से लेके ये लगभग 750 या 760 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है बच्चों, इसमें भी समझ लीजिए, ये बताए थे मैंने, इधर जाओगे तो क्या है, वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी घटेगी। समझ रहे हैं, सॉरी, वेवलेंथ बढ़ रही है, हाँ, फ्रीक्वेंसी घटेगी। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसकी होगी वॉयलेट वाले की, ठीक है, और वॉयलेट वाले की एनर्जी ज्यादा होगी। तो समझ में आ गया, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये वाली बात समझ में आ गई होगी। स्पेक्ट्रम किसे बोलते हैं, इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। और कोई बात नहीं समझ में आई हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है, और हम पूरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में जल्दी ही। थैंक यू।